तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 12। चैप्टर 12 हमारा है सर्विस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। अभी तक जितना भी हमने स्टडी किया है, जितना भी हमने MA 1 के अंदर पढ़ा और MA 2 के अंदर पढ़ा, जो भी हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग इवन के F2 में अनटिल नाउ हम जितना भी पढ़ चुके हैं, वो सारी की सारी कॉस्टिंग हमने जितनी भी पढ़ी वो थी हमारी किन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो मैन्युफैक्चरिंग थे, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस थे, उनसे रिलेटेड अभी तक सारी की सारी हमने कॉस्टिंग पढ़ी कि उनकी कॉस्ट कैसे होती है। जैसे हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हमने देखा उसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है, डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है, ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लग रही है। हर एक चीज देख के हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट पे बात की। अब ऐसा तो नहीं होता कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देती हैं, या हम ये कहें कि सारे बिजनेसेस। वर्ड बिजनेस जब भी आता है तो वर्ड बिजनेस का मतलब होता है इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट इंटेंशन है हमारी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा जो आपको प्रोडक्ट बना के देगा तो वो, यानी कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस के अंदर चीज देगा तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करेगा। नो, बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं या बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो बेसिकली आपको कोई टेंजिबल चीज नहीं देते। टेंजिबल यानी कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ऐसी कोई चीज नहीं देते, स्टिल वो भी प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशंस को या उन बिजनेसेस को हम कहते हैं सर्विस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। सर्विस यानी कि वो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं देते बल्कि सर्विस देते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, होटल की हम एग्जांपल ले लेते हैं। होटल के अंदर जाके हम लेट से हम होटल बुक करते हैं, हम जाके सोते हैं, यानी कि हम वहां पे कहीं पे भी गए, विजिट के लिए गए तो हमने होटल बुक किया, तो इसका मतलब यह है कि वो हम सर्विस ले रहे हैं। इसी तरह हम अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें, वहाँ वहाँ पे हम चेकअप करा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हमसे पैसे चार्ज करें। इसी तरह लॉ फॉर्म्स हैं। लॉ फॉर्म्स क्या करती हैं? लॉयर्स आपके केसेस लेते हैं और केसेस लड़के आपके मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं लीगल एक्शन लेके। इसका मतलब ये है कि वो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह टैक्स फॉर्म है, टैक्स का हमें काम करके देती हैं, टैक्स कैलकुलेट करके देती हैं, टैक्स रिटर्न करके देती हैं, वैट रिटर्न करके देती हैं, वैट रिटर्न जैसे फाइल करते हैं वो करके देती हैं। इसी तरह ऑडिट फॉर्म्स है। ऑडिट फॉर्म्स है तो उनसे हम अपना ऑडिट कराते हैं, हम उनसे अपने अकाउंट चेक कराते हैं कि हमारे अकाउंट्स के अंदर जो हमारी मैनेजमेंट है वो फ्रॉड तो नहीं कर रही। तो ये लोग बेसिकली हमें कोई सर्विस दे रहे हैं, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे। तो उसकी भी कॉस्टिंग होती है, उसके लिए भी हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। जैसे अगर मैं बिल्कुल लेमैन की एग्जांपल के अंदर बात करूँ, नॉर्मल बात करूँ, तो जैसे आप देखो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं। ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज की सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हम लोग देखें, हम करीम की बात करें, हम उबर की बात करें, ये उबर करीम हमें सर्विस देती हैं, लेकिन इनका भी तो ज़ाहिर कोई ना कोई कॉस्ट चार्ज करने का तरीका होगा। ये लोग हमें क्या करते हैं? कॉस्ट चार्ज। सेम इंडस्ट्री के अंदर दोनों, अगर लेट से दो चीजें क्या है, एक बस है और एक कार है। बस की कॉस्ट चार्ज करने का तरीका डिफरेंट होता है, कार की कॉस्ट चार्ज करने का तरीका डिफरेंट होता है। कैसे? अगर बस के अंदर हम एक पर्सन है तो वो एक पर्सन पर सीट चार्ज होता है, पर सीट, और जहां तक उसने जाना है। कार के अंदर आप चार लोग भी बैठेंगे तो पर किलोमीटर चार्ज होता है, मतलब कितने दूर आपने जाना है। चार बंदे बैठे हैं तब भी वही रेट है, एक बंदा बैठे तब भी वही रेट है। तो इसका मतलब यह है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ज्यादा फोकस किस पे करना है? पर मतलब पर सर्विस के ऊपर, कि हम किस की बेस पे कॉस्ट को चार्ज करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर है जिसको हमने यहाँ पे देखना है। तो इसके अंदर हम ये सारी चीजें देखेंगे। सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, सर्विस कॉस्ट के एनालिसिस करने हैं, कॉस्ट मेयर्स क्या क्या होते हैं। हर इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट मेयर डिफरेंट होता है। जैसे स्कूल है तो स्कूल के लिए हमारे पास एक्टिविटी एजुकेशन है तो कॉस्ट मेयर करने का तरीका स्टूडेंट और सब्जेक्ट्स हैं। तो इसी तरह हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। अब वो कह रहा है सर्विस कॉस्टिंग इज यूज्ड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट प्रोवाइड अ सर्विस। मतलब जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, देर आर मेन फोर डिफरेंसेस बिटवीन आउटपुट। जो इसका आउटपुट बनता है सर्विस इंडस्ट्रीज का, उनके अंदर चार मेन डिफरेंसेस होते हैं, चार डिफरेंसेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मतलब जो कंपनीज आपको प्रोडक्ट देती हैं उनसे और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी।
टेंजिबल और इनटेंजिबल का क्या मतलब होता है? टेंजिबल वो चीज होती है, जैसे आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एसेट्स पढ़ते हो, हर वो एसेट या हर वो चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, विच कैन बी सीन और टच, जिसको हम सीन कर सकें, देख सकें और टच कर सकें, वो जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वो हमारे पास टेंजिबल चीज होती है। इनटेंजिबिलिटी का मतलब है परफॉर्मेंस रादर देन टेंजिबल टचेबल गुड्स। मतलब इसकी हम परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं आउटपुट की, जैसे कोई अच्छी सर्विस दे रहा है, कोई बुरी सर्विस दे रहा है, तो वो परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं, हमें फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलती। अच्छा, हेट्रोजेनिटी होती है। हेट्रोजेनिटी का मतलब ये होता है कि हर एक के लिए वेरिएबल यूनिट करेगा, मतलब यूनिट डिफरेंट होगा ड्यू टू ह्यूमन इनपुट। मतलब हेट्रोजेनिटी होती है कि हम लोगों की जो नेचर ऑफ स्टैंडर्ड होगी या सर्विस होगा, वो ह्यूमन के इनपुट पे बेस कर रहा होता है। जाहिर है यहाँ पे आप देखो, सर्विस के लिए सबसे ज्यादा मैटर ही क्या करता है? ह्यूमन बीइंग। अगर डॉक्टर है तो वही जाहिर है सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उसका इनपुट मैटर करता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो ड्राइवर की सारी जिनके लेबर उसमें ड्राइवर की सारी इनपुट होती है। तो हम लोग बेसिकली वो ह्यूमन बीइंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं। साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्ट का होता है कि प्रोडक्ट पहले बनती है और बाद में यूज होती है। ये साइमल्टेनियस का मतलब होता है एट अ टाइम। एट अ टाइम मतलब एक ही वक्त में, जैसे सर्विस बन रही होती है वैसे ही प्रोड्यूस, वैसे ही कंज्यूम हो रही होती है। जैसे बिल्कुल अभी की आप एग्जांपल लो कि मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ और आप सुन रहे हो, इट मीन्स कि मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रही हूँ और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। ये एट अ टाइम दोनों काम हो रहे हैं। तो ये स्टोर नहीं की जा सकती। पैराशेबिलिटी भी नहीं इसमें होती। पैराशेबिलिटी मतलब इसको हम स्टोर नहीं करते, हम उसी टाइम देनी होती है। जैसे हम करीम या उबर बुक करते हैं, तो वो सर्विस को हम स्टोर नहीं करते, हम उसी टाइम ही उस सर्विस को अवेल करते हैं। जैसे यहाँ पे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वन के अंदर, इलिस्ट्रेशन वन के अंदर वो एग्जांपल दे रहा है कि एग्जांपल्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे होटल आपका है, कॉलेज है, हेयर ड्रेसर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मैंने पहले आपको बताया, जैसे ब्यूटिशियंस हैं, मतलब ये सैलून्स हैं। इनके अंदर कोई भी आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती। वी कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री के अगेन हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बट हम लोग जहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही होती, वो सर्विस इंडस्ट्रीज होती है। यहाँ पे वो कह रहा है कि इज द आउटपुट फ्रॉम द परफॉर्मेंस, मतलब इसकी आउटपुट फ्रॉम परफॉर्मेंस आएगी। यस, होटल जैसे अगर अच्छी सर्विस देगा, यानी कि तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अगर बुरी सर्विस देगा तो बुरी सर्विस होगी। अगर वो कह रहा है कि मतलब जैसे वो कह रहा है कि होटल प्रोवाइड्स अ बेड एंड possibly breakfast. You will judge the service of the hotel on how comfortable bed was. मतलब अगर आप होटल की सर्विस कैलकुलेट करना चाह रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हो, तो आप ये नहीं देखोगे कि उन्होंने ब्रेकफास्ट कितना अच्छा दिया, आप ये देखोगे कि मतलब या हम ये कह सकते हैं कि ब्रेकफास्ट भी अगर आप जज करते हो, तो आप उसका टेस्ट जज करोगे। टेस्ट को हम सीन और टच नहीं कर सकते, तो वो परफॉर्मेंस हम इस तरह से जज करेंगे। हम उसके अंदर खाना नहीं काउंट करेंगे कि हमें कितना खाना मिला। तो बेड की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, तो आपको वो कितना कंफर्टेबल था, और ब्रेकफास्ट है तो उसका टेस्ट कैसा था, ठीक है, वो टेस्टी था या नहीं, तो उसकी परफॉर्मेंस टच नहीं हो सकती। फिर वो कह रहा है कि इट इज द स्टैंडर्ड सर्विस वेरिएबल, स्टैंडर्ड सर्विस ऑफ वेरी सर्विस वेरिएबल। यस, आप ये कहो कि स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस वेरिएबल, अगर जो जितने अच्छे होटल होते हैं और जितना ज्यादा टाइम आप वहां रहते हो, तो सर्विस वेरी करती है। ऐसा नहीं होता, जित आप होटल में जाते हो तो होटल के अंदर सस्ते रूम भी होते हैं और महंगे रूम भी होते हैं, तो उसकी बेस सारी होती है कंफर्टेबिलिटी के ऊपर। जितना आपको अच्छा होटल, जितना आपको कंफर्टेबल इंवायरमेंट चाहिए होता है, उसके ऊपर उतना ही ज्यादा बेटर चार्ज होता है। मतलब सर्विस डिफरेंट होती है ना, जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है, वैसे वैसे, जैसे आप देखो कि फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि अगर हम बड़े रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो वहाँ पे सर्विस अच्छी होती है, जैसे मुनाल या और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, उन पे हम जाते हैं तो उनकी सर्विस अच्छी होती है, वो ज्यादा चार्ज करते हैं। कम जो मतलब लेस इफेक्टिव सर्विस होती है, वहाँ पे कम चार्ज होता है, तो बिल्कुल वेरी करती है। अच्छा, कैन यू inspect the service in advance of receiving them? In general, you cannot sleep in the hotel bed or eat breakfast until you book। जाहिर है हम पहले तो नहीं उसको ले सकते ना। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे वो पेरिशेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, हम एडवांस में नहीं कर सकते, जब तक हम वहां पे जाएंगे नहीं, सर्विस को बाय करके वहां पे रहेंगे नहीं, हम जज नहीं कर सकते। कैन द होटल सर्विस बी स्टोर्ड? नो, यू कैन नॉट टेक योर बेड अवे विद यू। मतलब हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, वो सर्विस जो हमने दिया, हम उसको लेके बेड कहीं नहीं जा सकते, हम ब्रेकफास्ट कहीं पे नहीं लेके जा सकते।
हमें वहां पे ही ये रह के करना होगा। वो कह रहा है कि लिस्ट बनाए कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि सर्विस इंडस्ट्रीज है। तो आप लिस्ट बना सकते हो, आप लिस्ट में लिख सकते हो ऑडिट फॉर्म्स हैं, टैक्स फॉर्म्स हैं, अच्छा लॉ फॉर्म्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको कंसीडर कर सकते हो कि कौन कौन सी वो है सर्विस इंडस्ट्री है। अब वो कह रहा है सूटेबल कॉस्ट यूनिट फॉर सर्विस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बेसिकली कॉस्ट यूनिट ही है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती कि कॉस्ट यूनिट क्या होना चाहिए, सूटेबल कॉस्ट यूनिट। अभी मैंने आपको बस और कार की एग्जांपल दी, आप देखो दोनों के लिए, हालांकि दोनों सेम इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री का मतलब यह है कि दोनों ट्रांसपोर्ट के एलिमेंट्स हैं, बट इसका चार्ज करने का तरीका डिफरेंट है। बस में अगर हम सफर करते हैं तो हमें सिर्फ एक बंदे और एक सीट के हिसाब से पैसे पे करने पड़ते हैं। कार के अंदर हम एक अकेले बंदे सफर कर रहे हैं तब भी उतने ही पैसे हैं, चार बंदे सफर कर रहे हैं तब भी उतने ही पैसे हैं। तो यूनिट डिफरेंट होता है, मेजर करने का यूनिट हर उसका डिफरेंट होता है सर्विस का। वो कह रहा है मेन डिफिकल्टी सर्विस कॉस्टिंग एस्टैब्लिश अ सूटेबल कॉस्ट यूनिट। मैंने पहले बताया कि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ही आपको यही आती है कि कैसे कौन कौन सा कॉस्ट यूनिट होगा। अब वो कह रहा है कि जो कॉस्ट यूनिट होते हैं वो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स होते हैं। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम सर्विस या फंक्शन जो भी होते हैं वेरिएबल, दो दो वेरिएबल उनको कंबाइन करके ले रहे होते हैं, मतलब जिसके अंदर ज्यादा अप्रोप्रिएट यूनिट बनाने के लिए हम दो वेरिएबल्स को ले रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स वो कह रहा है कंपोजिट यूनिट्स के लिए, जैसे यहाँ पे दो वो कह रहा है कि टन माइल फॉर हॉलेज कंपनीज। मतलब दो जो हॉलेज कंपनीज हैं, हॉलेज कंपनीज कौन सी होती हैं, ये जिनके बड़े बड़े ट्रेलर्स होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं जो डिलीवरी कर रही होती हैं, इनके लिए कितने टन और कितने माइल, दो दो कंपोजिट का मतलब होता है दो दो चीजों को मिला के, दो वेरिएबल को मिला के एक यूनिट, यानी कि कितनी दूर हमने माइल्स, कितनी दूर हमने सफर करना है, कितने माइल्स तक जाना है और कितने टन सामान लेके जाना है, दो दो चीजों को मिला के। पेशेंट एंड डेज, पेशेंट डेज हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट कितने दिन तक रुके, यानी कि डेज और पेशेंट दोनों को मिला के यूनिट बनाया जाता है। पैसेंजर माइल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर कितने लोग थे और कितने माइल तक उन्होंने दूर तक जाना था, ये यूनिट हो जाता है। गेस्ट डेज, होटल के अंदर कितने गेस्ट हैं और उन्होंने कितने दिन तक रुकना है, दो चीजों को कंबाइन करके यूनिट बनाया जाता है, इस चीज को हम कंपोजिट यूनिट कहते हैं। अल्टरनेटिवली वो कह रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज डिफरेंट कॉस्ट यूनिट टू मैयर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, मतलब जो भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए वो मैयर करने के लिए डिफरेंट ले सकते हैं यूनिट। जैसे यहाँ पे उसने बताया कि होटल के अंदर लेट से सर्विस रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर आप मील सर्व, कितना मील आपने सर्व किया, कितने टेबल थे, क्या टाइमिंग थी, वो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। फंक्शन फैसिलिटीज, कितने फंक्शन हुए और आवर्स कितने तक चले, मतलब चार फंक्शन हुए और चार फंक्शन में कितने आवर्स तक चलना है, उसके हिसाब से भी आप यूनिट बना सकते हो। कॉस्ट पर सर्विस यूनिट, कॉस्ट पर प्रोडक्ट नहीं है, कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, पर सर्विस है। ये भी वैसे उसी तरह ही कैलकुलेट होगा जैसे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय हम नंबर ऑफ यूनिट्स करते थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह चेंज करके नंबर ऑफ सर्विसेज कर देंगे। अच्छा वो कह रहा है कि यहाँ पे हम कैसे कॉस्ट बनाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल लेबर और एक्सपेंस, वैसे हम नॉर्मली कैसे करते होते थे, डायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंस ओवरहेड टोटल कॉस्ट कर लेते होते थे। सर्विस कॉस्टिंग के अंदर नॉट अनकॉमन ऑफ लेबर, जाहिर है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लेबर को ही मोस्टली यूज करते हैं। ओनली डायरेक्ट कैन बी इन्वॉल्व इन द प्रोवाइडिंग अ सर्विस एंड ओवरहेड टू मेक अप मोस्ट द रिमेनिंग टोटल कॉस्ट। जाहिर है टोटल कॉस्ट तक पहुंचने के लिए ओवरहेड्स और लेबर की हम यूज कर रहे होते हैं। It in service costing in sometimes necessary to classify cost as being fixed variable and semi variable। सर्विस कॉस्टिंग के लिए हमें देखना पड़ता है फिक्स कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। इफ कॉस्ट आर सेमी वेरिएबल नेसेसरी टू सेपरेट, अगर सेमी वेरिएबल है तो हमने पढ़ा हुआ है, पीछे चैप्टर पढ़ के आए हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन का, तो उसको सेपरेट करना है। सेपरेट किस मेथड से करना है, सेपरेट करने के लिए आप हाइलो मेथड यूज कर सकते हो, आप रिग्रेशन मेथड लगा सकते हो, जो भी आप करना चाहो। ये यहाँ पे उसने बताया हुआ भी है कि फिक्स और वेरिएबल को आप हाइलो मेथड से सेपरेट करोगे सेमी वेरिएबल से। तो कॉस्ट पर सर्विस इज कैलकुलेटेड बाय एस्टैब्लिशिंग टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व बाय प्रोवाइडिंग, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस को प्रोवाइड करने में कितनी लगी और कितने नंबर ऑफ यूनिट या
नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जितनी सर्विसेज हमने प्रोवाइड की उसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे कॉस्ट पर सर्विस है, याद रखो हमेशा कि कॉस्ट पर यूनिट होता है, तो जब यूनिट था तो हम टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स लेते थे। अब कॉस्ट पर सर्विस है तो डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ सर्विसेज, टोटल कॉस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, टोटल कॉस्ट की डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जी सर्विस यूनिट्स यूज, कितने सर्विस यूनिट्स यूज हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक इलिस्ट्रेशन दी हुई है। कैंटीन ऑफ अ कंपनी रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ मंथ। इनकम दी गई है, फूड, अच्छा एक्सपेंसेस दिए गए हैं, फूड हमें दिया गया है, ड्रिंक दिए गए हैं, बॉटल वाटर दिया गया है, फ्यूल हर चीज दी गई है, रिपेयर, वेजेस, डेप्रिसिएशन। ड्यूरिंग द मंथ कैंटीन सर्व 56,200 मील। कैंटीन ने कितने मील सर्व किए, 56,200। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट पर मील सर्व्ड एंड एवरेज इनकम पर मील। कॉस्ट पर मील भी कैलकुलेट करना है सर, और एवरेज इनकम पर मील भी करना है, यानी कि एवरेज इनकम के लिए भी पर मील कैलकुलेट करना है, उसका भी पार करना है और इसका भी पार कैलकुलेट करना है। अगर हम टोटल देखें, हमें कॉस्ट देखनी है ना, कॉस्ट पर मील सर्व, तो कॉस्ट पर मील सर्व, ये तो टोटल मील सर्व है, ये तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में कितना आया, 56,200 आ गया। ऊपर हमें चाहिए टोटल कॉस्ट फॉर, टोटल कॉस्ट लाइक यानी कि टोटल कॉस्ट हमने कितनी सर्व की, तो हमने फूड सर्व किया 17,000, प्लस कर देंगे 6,000 प्लस 750 प्लस 800 प्लस 850 प्लस 250 प्लस 15,500 प्लस 1,000। तो हम इनको ऐड करते हैं, 17,000 प्लस 6,000 प्लस 750 प्लस 800 प्लस 850 प्लस 250 प्लस 15,500 प्लस 1,000। तो ये टोटल कॉस्ट आपकी बन रही है 42,150 की, 42,150 की। तो इससे आपकी पहली रिक्वायरमेंट आ जाएगी कॉस्ट पर मील सर्व। एक मील को सर्व करने की टोटल कॉस्ट कितनी है, ज़ाहिर है फूड सर्व किया, उसके साथ ड्रिंक सर्व की, वाटर बॉटल सर्व किया, गैस जो खाने को बनाने की लगी, मेंटेनेंस मशीनरी की, ज़ाहिर है मशीनरी की मेंटेनेंस भी हमें करनी पड़ी, रिपेयर भी करना पड़ा, वेजेस दी गई, डेप्रिसिएशन, हर एक चीज को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया। एक मील को सर्व करने के लिए हमारी जो पर मील कॉस्ट आई है वो कितनी है, इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, 0.75 पर मील इसका आंसर आ जाएगा, 0.7 पर मील। अच्छा, दूसरा उसने बोला था कि एवरेज इनकम कितनी आई है, एवरेज इनकम पर मील, एवरेज इनकम कितनी आई है। तो एवरेज इनकम के लिए हमारे पास टोटल इनकम कितनी है, 59010, ये टोटल इनकम दी गया हमें क्वेश्चन के अंदर, डिवाइडेड बाय जितने ज़्यादा मील सर्व हुए, टोटल मील हमारे पास जितने सर्व हुए 56,200। तो टोटल इनकम हमारे पास आ रही है 1.05 पर मील, 1.05 पर मील। इस तरह से हमने पेपर में क्वेश्चन करना है, वो हमें कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है, यानी कि सर्विस इस तरह से कैलकुलेट करने के लिए हमें बोली जा सकती है। अच्छा जी, अब हम लोग आगे चलते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन की तरफ देख सकते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन के अंदर हमें क्या कह रहा है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन के अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाई लेवल ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट लेबर ज्यादा होता है, तो बिल्कुल ऐसी बात है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग की एफर्ट ज्यादा चार्ज होती है, ज़ाहिर है सर्विस में ह्यूमन बीइंग की एफर्ट ज्यादा चार्ज होगी। वो कह रहा है कि यूज ऑफ, अच्छा आगे वो कह रहा है यूज ऑफ कंपोजिट यूनिट्स, ये भी हमने पढ़ा है कि कंपोजिट यूनिट यूज होते हैं, यानी कि टू टू वेरिएबल्स को यूज करके वन यूनिट बनाया जाता है, टू वेरिएबल को यूज करके हमें वन यूनिट, कंपोजिट का मतलब ही यही होता है कि दो वेरिएबल को यूज करके एक यूनिट बनाया जाए, तो ये हमने पढ़ा है। यूज ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये हमने ऊपर कहीं भी नहीं पढ़ा कि यूज ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट होगा, तो इट मींस हमारा ऑप्शन बनता है बीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं।
अच्छा, आगे C2 ओनली कह रहा था, 2 और 3 ओनली कह रहा था, तो सिर्फ टू नहीं था, सिर्फ टू नहीं था, और ना ही थ्री इंक्लूड जिसमें है वो था। आगे वो कह रहा है सर्विस कॉस्ट का एनालिसिस आप कैसे करते हो। इन इफ सम ऑर्गेनाइज इफ ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम सर्विस इंडस्ट्री यूज द सेम सर्विस कॉस्ट यूनिट्स। अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे उसने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है कि ए और बी दो सेम ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेम तरीके से मतलब कॉस्ट मैयर कर रही हैं, तो उनका आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। कंपैरिजन कर सकते हो कि उनकी कॉस्ट एक दूसरे से कैसे कितनी कितनी ज्यादा या कम आ रही। अब अगर आप देखो तो हमें मैयर के लिए जो यूनिट्स है ना वो सेम तरीके से दिए होंगे, बट ये है कि कॉस्ट अपनी अपनी आई भी होगी ना, कॉस्ट तो अपनी अपनी आई होगी। यहाँ पे उसने कहा है कि फॉलोइंग फिगर टेकन फ्रॉम द एनुअल अकाउंट्स ऑफ टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड वर्किंग। अब ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी सेम इंडस्ट्री है, अगर आपने कंपैरिजन करना हो ना, जैसे ए और बी है, अगर ए और बी दोनों मोबाइल इंडस्ट्रीज हैं तो उनका कंपैरिजन होगा, बट वो प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। सर्विस के लिए आप कोई दो ऑडिट फॉर्म कर लो, ऑडिट फॉर्म जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई भी ऑडिट फॉर्म ले लेते हैं, या हम कोई भी और फॉर्म अकाउंटेंसी फॉर्म ले लेते हैं, जैसे केपीएमजी हम ले लेते हैं, केपीएमजी और डब्ल्यूपीसी डब्ल्यू सॉरी पीडब्ल्यूसी का कंपैरिजन कर लेते हैं, या केपीएमजी और ईवाई का कर लेते हैं। तो ये क्या है, हमारी सेम इंडस्ट्रीज है, सेम इंडस्ट्रीज के अंदर कंपैरिजन हमने करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की दो कंपनीज का वो कंपैरिजन दे रहा है हमें, वो हमें सारा डाटा दे रहा है कि सैलरीज है, मीटर रीडिंग है, बिल और कलेक्शन स्टाफ है, बिल एंड कलेक्शन स्टाफ, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवलिंग, कलेक्शन एंड एजेंसी चार्जेस, बैड डेट्स कितने हुए हैं। देखें सब दोनों कंपनीज के मयरिंग यूनिट सेम है, बट कॉस्ट तो अपनी अपनी आएगी। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है जनरल चार्जेस आए, मिसलेनियस चार्जेस आए, सारा कुछ आए, यूनिट सोल्ड कितने हुए। ये यूनिट सोल्ड हुए 2880, 9600 और 800। अच्छा, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने थाउजेंड्स में थे। अच्छा, ये फिगर्स जो है ना ये थाउजेंड्स में दी है, थाउजेंड यहाँ पे कॉमन लिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी की सेल कितनी हुई है इसकी, 18,000 हुई है इसकी, $50,000 की हुई है। एरिया इनका 4,000 में 4,000 सेम था। वो कह रहा है कंपेयर कॉस्ट ऑफ बोर्ड ए एंड बी मे बी कलेक्टेड एज फॉलोज एंड यूजफुल इन द शोइंग एज वेल अदरवाइज इंडिविजुअल सर्विसेज आर परफॉर्मिंग। हम इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे उसने कंपैरेटिव कॉस्ट दी गई है, कंपैरेटिव कॉस्ट का मतलब है कंपेयर करने के बाद। अब वो कह रहा है कि सैलरीज एंड वेजेस, मीटर रीडिंग 150 टू 330, ये सारा कुछ टोटल करके उसने टोटल कॉस्ट बताई है सारी, ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन है। ए हमें इसकी सारी की सारी दी गई है, अच्छा बी की भी सारी की सारी दे के सम करके बताया गया है, ठीक है। ये सारा कुछ सम करके बताया गया, परसेंटेज के अंदर वो कह रहा है कि तो परसेंटेज है उसने निकाली है कि कितने कितने परसेंट कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए इसने सिंपली क्या किया है आपका, मतलब हर एक की परसेंटेज निकालने के लिए, जैसे 150 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, 150 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। फिर उसने क्या किया है, 300 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो 50 आ गया। मतलब परसेंटेज देखनी थी ना, कितनी कॉस्ट लगी उसमें टोटल में से, तो टोटल की परसेंटेज ये सारी की सारी ए की परसेंटेज आ गई, ये बी की परसेंटेज आ गई। बस बी की परसेंटेज करने के लिए उसने क्या किया है, 240 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो 24 आ गया। इसी तरह 480 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, अप टू सो ऑन इसी तरह करते जाएंगे। 40 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, देन 20 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इस तरह से ये वाली परसेंटेजेस आती गई हैं, ठीक है। इनकी परसेंटेज और इनकी परसेंटेज अगर हम देखें तो ए की हमारे पास 25% है कंपैरेटिव कॉस्ट, और बी की 24% है। किस चीज की, मीटर रीडिंग की। अच्छा, बिल कलेक्शन का इनका 48 है, इनका 50 है। तो कंपेयर हम इस तरह से कर सकते हैं। टोटल इनका ये आया है। अब वो कॉस्ट पर के हिसाब से बता रहा है। वो कह रहा है इंफॉर्मेशन कॉन्टेन द फॉलोइंग टेबल मस्ट मोर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, मोर रीडिंग एंड बिलिंग कॉस्ट। मतलब बिलिंग कॉस्ट और एक दूसरे का कंपैरिजन करने के लिए इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो हम कर सकते हैं। जनरल चार्जेस जैसा इसके 16.6% आए, इसके 20% आए, तो कंपेयर करके देखा जा सकता है।
कौन सी कंपनी की कॉस्ट ज्यादा आई है, कौन सी कंपनी की कॉस्ट कम आई है। अच्छा, उसने साथ ही दे दिया पर कॉस्ट पर सर्विस के अकॉर्डिंग। पर सर यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड ऊपर कितने हुए थे, यूनिट सोल्ड यहाँ पे ऊपर आपको ये डाटा गिवन है, जैसे जैसे ये वाला सारा डाटा अब आपने नीचे यूज करना है। यूनिट सोल्ड कितने हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला डाटा आपने क्या करना है नीचे दोनों के लिए, ए और बी के लिए पर कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है। अच्छा, यूनिट सोल्ड उसने बोला है कितने हैं, तो इसका मतलब ये है कि टोटल हमारे पास कितनी कॉस्ट आ रही थी, ये 600। और ये 600 में 1000 कॉमन था, 1000 ऊपर लिया गया है, 600,000 ऊपर से मैंने यहाँ ये जो इसका यूनिट सोल्ड की इंफॉर्मेशन ऊपर क्वेश्चन के अंदर दी गई है, आप वहां से कॉपी कर लेंगे 2880, तो उसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 208 आ जाएगा। फिर दूसरा था, सॉरी, कंज्यूमर्स था, कितने था, कितने हजार कंज्यूमर्स बनते हैं, तो 600,000 इसकी टोटल है, 600,000, और कंज्यूमर्स कितने थे, कंज्यूमर्स थे 800, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 750 आ जाएगा। फिर नंबर डॉलर ऑफ मिलियन, सेल कितने मिलियन की सेल हुई, तो 600, आपके पास 600,000 टोटल कॉस्ट थी, और 18 मिलियन की सेल हुई, तो ये आपके पास इतनी टोटल आ जाएगी पर के अंदर। एक यानी कि अबाउट एरिया की कितनी सेल हुई, स्क्वेयर माइल एरिया, तो स्क्वेयर माइल एरिया के लिए भी आप क्या करोगे, 600,000 डिवाइडेड बाय 4000 टोटल एरिया था, तो इसको आप करोगे तो ये 150,000 आ जाएगा। सेम हमने प्रोसेस दूसरी कंपनी के लिए भी करना है, और दूसरी कंपनी के लिए प्रोसेस रन करने के लिए हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो 100,000, और इसी तरह ऊपर इसका भी डाटा दिया गया है। तो इसका आंसर आपका कैसे आया है, 100,000 डिवाइडेड बाय, अगर आप ऊपर देखो तो आपको डाटा के अंदर गिवन है 9600, तो उसको आपने डिवाइड किया तो 104 आ गया, क्योंकि पर यूनिट सोल्ड के हिसाब से हमने देखना है कि कितने कस्टमर्स कंज्यूमर्स थे। कंज्यूमर्स निकालने के लिए 100 मतलब पर बोर्ड कितने कंज्यूमर्स थे, 100,000 डिवाइडेड बाय 1600 था टोटल कंज्यूमर्स, तो एक कंज्यूमर का 625 आया। अच्छा, उसके बाद रेवेन्यू कितना आया, तो 100,000 डिवाइडेड बाय इसका आया था 50 मिलियन, तो ये हमारे पास आ गया 20। देन हमारा लास्ट पॉइंट है स्क्वेयर माइल एरिया, 100,000 डिवाइडेड बाय हमने क्या किया 4000, तो इसका हमारे पास आ गया 250 टोटल इनका एरिया था। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करने के लिए भी सर्विस या ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज कर सकते हैं अपने डाटा को मैच करने के लिए। उसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 के अंदर अब हमें यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 के अंदर हमें एक कंपनी की बताई गई है कॉस्ट, और उसके लिए वो कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट पर टन, तो एवरेज कॉस्ट पर टन इन वीक 26। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे बेसिकली उसने हमें बोला है कॉस्ट पर टन वी इन वीक 26, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पर टन हमने बनाना है, सॉरी टन किलोमीटर बनाना है। अब आप देखो कि क्वेश्चन के अंदर टन्स भी गिवन है और किलोमीटर भी गिवन है, उसने आपको यूनिट बता दिया, यूनिट उसने आपको बता दिया, तो पर टन किलोमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें टन इंटू किलोमीटर, टन इंटू किलोमीटर करना पड़ेगा, टन इंटू किलोमीटर करेंगे तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, हमने इनके पहले यूनिट्स बनाने हैं, 34 इंटू 180 कर लेना है। अच्छा, 28 इंटू 180 कर लेना है। देन हमने नहीं, 34 इंटू 180 नहीं, आमने सामने, आमने सामने जो लिखा हुआ है वो करेंगे, क्योंकि यूनिट का नाम क्या है, टन किलोमीटर, तो टन किलोमीटर को हम इकट्ठा करते जाएंगे। 28 इंटू 265 है, देन 40 इंटू 390 है, देन 32 इंटू 115 आ जाएगा, देन 26 इंटू 220 आ जाएगा, देन 40 इंटू 480 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 29 इंटू 90 आ जाएगा, प्लस 26 इंटू 100 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको सबको मल्टीप्लाई करना है आपस में, सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपने लेना है टोटल आंसर, टोटल आंसर, यहाँ पे आपने इनका टोटल यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे 34 इंटू 180 का क्या आंसर आता है, इसका क्या आंसर आता है, इसका क्या आंसर आता है, इसका क्या आंसर आता है,
इसका आंसर इन सब को आपने कलेक्ट करना है, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद ये हमने डिवाइड में रखना है, क्योंकि हमने कॉस्ट पर टन किलोमीटर बनानी है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर बनानी है। उसके लिए हमें क्वेश्चन में डाटा मतलब पर किलो, ये हमें कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टन किलोमीटर। तो टन किलोमीटर, तो यहाँ से हमारे पास इन सब का आंसर का सम करके आ जाएगा डिवाइड में। उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट भी चाहिए। तो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसने बताया है 0.5 पेट्रोल है पर किलोमीटर, रिपेयर्स है हमारे पास 0.30 किलोमीटर, डेप्रिसिएशन 1 पर किलोमीटर, और 50 टोटल हमारे पास वीक्स हैं। और जो उसके बाद वो कह रहा है कि 300,000 पर वीक व्हीकल है वेजेस की। अच्छा, सुपरवाइजर की सैलरी है 600, लेबर कॉस्ट पर टन है। और साथ ही वो कह रहा है कि ड्यूरिंग वीक 26 इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल थ्री व्हीकल्स विल बी यूज 280 टन। 280 टन यूज हुआ है, तो इसका मतलब 280 टन, 280 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 280 टन व्हीकल यूज हुई है, विल बी लोडेड दैट 3950 किलोमीटर ट्रेवल वो कितना किए हैं, 3950। इसका मतलब यह है कि हमें इसके लिए पहले क्या करना है, हमें इसके लिए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो टोटल कॉस्ट पहले हम कैलकुलेट करेंगे, एक सेकंड। तो हमने क्या करना है, इन सब की कॉस्ट, इन सब को हमने पर टन किलोमीटर को हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में, और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट कलेक्ट करना है। रिजल्ट कलेक्ट करके हमने जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, उसको लिखना है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, हमने क्या कर देना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, वो सारा का सारा जो भी हमारे पास आंसर आएगा, उन सब को हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसको डिवाइड में रखेंगे यहाँ पे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल कॉस्ट पीरियड की कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट देख लेते हैं। पेट्रोल 0.5 था, अच्छा वो हमने कर लिया डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे उसने हमें ये कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है। ये हमारे पास 0.5 पर किलोमीटर ऑन एवरेज था। अच्छा, 0.5 और रिपेयर का हमें दिया हुआ था 0.3, और इसका दिया हुआ था 1। ठीक है, ये हमारे पास डाटा गिवन है। और हमने ये देख लेना है कि हमारे पास कितने किलोमीटर हैं, किलोमीटर हैं टोटल। टोटल 3,950 किलोमीटर्स हैं। तो हमने इन सब कॉस्ट को ऐड कर लेना है, ये जो हमारी पर किलोमीटर कॉस्ट लग रही है उसको हमने ऐड कर लेना है। 0.5 प्लस 0.3 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 1.8 आ जाएगा। 1.8 को हमने टोटल किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है।
3950। तो ये हमारे पास टोटल किसकी कॉस्ट आ जाएगी, जो पेट्रोल, रिपेयर और डेप्रिसिएशन की आ जाएगी। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 1 सेकेंड, 3950 मल्टीप्लाई बाय 1.8, क्या आ रही है हमारे पास, 7110। 7110। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास आगे उसने क्या बोला है, हमारे पास लोडिंग कॉस्ट आ रही है 1600 की। उसके बाद हमारे पास आ रही है 1600 की लोडिंग कॉस्ट, यहाँ पे देखें 6 है हमारे पास। और टोटल हमारे पास कितने टन लोड हमने किया है, 280 इंटू 6, तो टोटल 1600 आ जाएगा हमारे पास। फिर वेजेस हमने करनी है, वेजेस हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 300 डायरेक्ट लेबर है, 300 हमारे पास लेबर है। और कितना रेट है 300 के ऊपर, और रेट हमारे पास कितना है लेबर का, 300 और पर व्हीकल है। तो पर व्हीकल के ऊपर, अच्छा एक वीक की अगर हमारे पास, सॉरी पर वीक है ना, तो टोटल 3 वीक्स हमारे पास लगे हैं। टोटल कितने वीक्स हैं हमारे पास, टोटल 3 वीक्स लग रहे हैं। तो मतलब ये सारी कॉस्ट जो हमें गिवन है वो 3 वीक्स है, तो 300 इंटू 3 कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी 900। देन डेप्रिसिएशन अगर हम लोग देखें, तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, डेप्रिसिएशन का रेट है 1 वीक के लिए, मतलब +50 भी हमने करना है, +50, तो टोटल वीक्स हमारे पास 50 इंटू 3 आ जाएगा 150। तो हम इस सारी की सारी कॉस्ट को ऐड करेंगे, 7100, 1600, उसके बाद 900, और ये क्या होना था, 280 इंटू 6, बल्कि ये हमारे पास 280 इंटू 6, 280 इंटू 6 हमारे पास आता है 1680, 1680। तो हम इन सारी कॉस्ट को ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल कॉस्ट जो आएगी, टोटल कॉस्ट जो आएगी वो आ रही है 10,390, 10,390। और जो आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आना चाहिए, वो आपका आना चाहिए 66325। तो हम इससे पर की कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस्ट के पर टन आपकी कितनी बनती है, कॉस्ट कितनी बनती है पर टन।